हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है। सिंध में गुज़िश्ता हफ्ते जो तबाही हुई थी और अभी भी कई इलाकों में जो है तबाही के आसार हैं, मगर अब रुख हो गया है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहाँ शदीद बारिशें हो रही हैं। खुसूसन स्वात, अपर दीर, अपर कोहिस्तान और चित्राल और दूसरे इलाकों में बारिश ने शदीद तबाही मचाई है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 10 से ज़ायद लोग अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं। तो सबसे पहले स्वात की सूरत हाल पर बात करते हैं। वहाँ से सयाह फंसे हुए हैं, बहुत से राब्ता पुल टूट गए हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त और सहाफ़ी मुराद अली, जो डॉन के लिए रिपोर्ट करते हैं, वो मौजूद हैं। तो मुराद, बताइए इस वक्त स्वात में क्या सूरत हाल है और जो बारिशें हुई हैं उनसे क्या नुकसान हुआ है? स्वात में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है और मैं आपको ये बताता हूँ चलो, खातून समेत 3 अफराद दरियाई स्वात में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो स्वात के सियाहती इलाके मस्जिद और बहरीन में हुए हैं, जहाँ पर एक दफा फिर सैलाब ने जो है तबाही मचा दी है। और खसूसन मदीन का जो इलाका है बशीग्राम, वहाँ पर 3 राब्ता पुल जो है वो सैलाबी रेले के नजर हो गई है, जिसके बाइस मदीन बशीग्राम में वहाँ पर रिहाइश पजीर जो लोग हैं उनका राब्ता जो है वो दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। इसी तरह जो बहरीन का पुल है वो भी एक हिस्सा उसका सैलाबी रेले में बह गया है, जिसके बाइस जिला इंतजामिया ने कालाम रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो जिसके बाइस कालाम और बहरीन में सैकड़ों की तादाद में सयाह जो है वो इस वक्त अपने गाड़ियों के साथ जो है वहाँ पर फंस गई है, जिसको काफी शदीद मुश्किलात का सामना भी है। इसके साथ साथ स्वात की तहसील मट्टा में 2 अफराद जो कि दरियाई स्वात में मौजूद है और वहाँ पर लकड़ियाँ पकड़ रहे थे, तो इसी दौरान सैलाबी रेले ने उनको अपने साथ बहा के ले गया है और 2 अफराद जो है वो भी अभी तक लापता है। इसी तरह जो स्वात का सियाहती इलाका है मदीन बशीग्राम, वहाँ पर जो खसम जो स्वात का मशहूर ट्राउट पार्क है, तो वहाँ पर ट्राउट पार्क के आसपास ट्राउट हिचरीज भी मौजूद हैं। तो उस ट्राउट हिचरीज को भी काफी नुकसान पहुंचा है और हजारों की तादाद में जो मछलियाँ हैं, ट्राउट मछलियाँ खसन इस स्वात का एक सौगात भी है, तो उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जो खसूसन स्वात के जो बालाई और सियाहती इलाका है कालाम, मदीन, बहरीन, वहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा होटल्स है, तो वो भी दरिया के किनारे आसपास है, तो उनको भी सयाहों को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो होटल्स को जो है खाली कर दे और जल्द अज जल्द सयाह जो है वो स्वात से बाहर निकले। दिल्ली इंतजामिया ने दीगर सयाहों को भी ये पैगाम दिया है और पाबंदी भी लगा दी गई है कि कोई भी सयाह जो है वो इस वक्त। अच्छा मुराद साहब, लेकिन यहाँ ये मुझे बताते चले, उनका निकलना अभी मुमकिन भी है या नहीं? अगर निकलेंगे भी सही तो कैसे निकलेंगे? बिल्कुल, जो सयाह बहरीन के इस साइड पे थे तो वो तो निकल गए हैं, वो स्वात से जा चुके हैं, लेकिन जो सयाह जो अब भी कालाम और बहरीन में मौजूद है, अभी मेरा एक मकामी शख्स जो कि बहरीन बाजार में अब भी मौजूद है, उनसे अब से 5 मिनट पहले रब्ता हुआ, तो उनका कहना था कि बहरीन बाजार जो है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया है और ये एक दराल खोल है, उसका जो सैलाबी रेला है वो भी निकल गया है। जो अपना दरियाई स्वात है वो उसका भी काफी रेला है इस वक्त दरियाई। मुराद, मुझे ये बताइए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब शुरू हुआ है, जो पीडीएमए है या वहाँ पर जो फौज काम कर रही है, उस बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? पीडीएमए की जानिब से जो कि पेशावर से ये खबर अभी जारी हुई है कि सयाहों पर पाबंदी है और जो दरिया किनारे आबादी है, वहाँ पर रिहाइश पजीर लोग हैं या होटलों में जो सयाह है, वो भी उन्होंने सिर्फ हिदायत जारी कर दी है कि वो बाहर निकले। लेकिन अभी कुछ मैं आपको ये भी बताता चलो, ये भी वाजे कर दूं कि तकरीबन 4 दिन पहले स्वात के जो इलाका था तिरात, वहाँ पर भी सैलाब आया था और उसमें तकरीबन 10 अफराद जो थे वो लापता हुए थे। उसमें अब भी 2 अफराद जो है लापता है, उनकी तलाश का हाल जारी है। तो उस सैलाब के बाद 4 दिन बाद ये एक और खतरनाक सैलाब है।
मुराद ये बताइए कि आगे क्या सूरत हाल है, क्या महकमा मौसमियात क्या कह रहा है कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, महकमा मौसमात का ये कहना है कि बारिश का सिलसिला जो है ये आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा और अब भी स्वात के जितने भी बालाई इलाका है स्वात में शदीद बारिश अब भी जारी है और अब भी दरियाई स्वात में 81,000 क्यूसेक का जो है रेला रिकॉर्ड किया गया है और ये माहिरीन का भी ये कहना है कि ये जो सैलाब है इसका मजीद अंदेशा है और खतरात इससे लाहक है। बहुत शुक्रिया मुराद। और इसके साथ साथ ये तो थी सूरत हाल में। इतना कहना चाह रहा हूँ कि यार ये साल ही मनूस है, मतलब इतनी मुश्किल से और अल्लाह का बहुत करम है, क्रेडिट टू एवरीबॉडी के कोरोना वायरस से हम निकल रहे थे, ऊपर से सैलाब आ गए। अभी आप स्वात की जो सुन रहे थे और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये ट्राउट फार्मिंग की बात की क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, उसको नुकसान आप सिंध में देखें कि काश्तकारों का जितना नुकसान हुआ, अभी उसकी मैं अभी कुछ फुटेज देख रहा था जूडी वगैरह की, पूरी खेतें सबमर्ज्ड हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरा साल आप समझें कि आपने कैंसिल कर दिया। कराची शहर की भी अगर हम बात करें तो अगेन बिजनेसेस रिकवर करने की कोशिश शुरू कर रही थी, कुछ तो बंद ही हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, फिर ये अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला आया। तो अभी शुक्र है कि सितंबर शुरू हो गया, 4 और महीने। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि 2021 इससे बेहतर हो। लेकिन अब देखें, बारिश एक कुदरती चीज़ है, कुदरती सिलसिला है, लेकिन जो हमने अर्बन सेंटर्स में फ्लडिंग देखी है बिलखसूस कराची में और हैदराबाद में, अगर इस पर काम नहीं किया गया, बातें तो बड़ी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये प्लान, वो प्लान, देखते हैं वो प्लान क्या है और उस पर कितना अमल होता है। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो साइकिल है वेट मंथ्स की और वेट ईयर्स की, इसने तो चलना है। हो सकता है कि अगले साल और भी शदीद बारिश आए, क्या हम इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, सवाल ये। जी, ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है लोग नाखुश हैं, कुछ पाकिस्तान में इलाके हैं वो इस सूरत हाल में लोग खुश हैं। मसलन जो बारानी इलाके तो जो नहरी सिस्टम से उनके लोग तो खुश हैं, इसलिए कि वहां तो पानी ही नहीं होता, तो और जमीन पे चूंकि पानी तेजी से जज्ब हो जाता है, जैसे थर है जी, थल का इलाका है, या जो दादू और जोही से ऊपर के जो इलाके हैं, या बलूचिस्तान के जो बारोनी इलाके हैं, वहाँ के किसान इतने टेंशन में नहीं है, अनलेस ये कि कोई पहाड़ी नाला जो है फ्लड का खतरा ना हो तो वो मुतमईन है। लेकिन जाहिर है कि ज्यादातर लोग परेशान हैं। बिल्कुल, एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे जिस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और क्या कराची में किस हद तक वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। हमारे साथ एक माहिर भी मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। अब एक बार फिर हम बात करेंगे कराची की। पिछले दिनों में कराची की ही बातें की जा रही हैं और यकीनन हम सब वही बातें कर रहे हैं जो हर चैनल पर की जा रही हैं कि कराची को कैसे तब्दील किया जाए, कराची को कैसे बचाया जाए। मुझे याद आई परवीन रहमान साहिबा, जिनको 2013 में बज़ाहिर लैंड माफिया ने कत्ल किया था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की वो डायरेक्टर थी और बार बार उन्होंने एक जिहाद लड़ा था उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कराची को तबाह कर रहे हैं। और प्राइमरीली इसमें लैंड माफिया इसलिए आती है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि कराची के जो नेचुरल वाटरवेज़ हैं, नले, उस पर जो इंक्रोचमेंट्स होती हैं वो भी जाहिर है कि इसी आड़ के अंदर होती हैं और ऑब्वियसली पे बिल्डिंग ऑफिशियल्स SBCA वगैरह वगैरह इन पर साइन ऑफ करते हैं। आज उनका एक वीडियो देख रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बात कर रही थी जिस तरह जो हमारे कराची के नेचुरल वाटरवेज़ हैं उनको कवर किया गया और उसकी वजह से जो फ्लडिंग अब हम देख रहे हैं। 2010 में उन्होंने ये बात की थी और आज 10 साल बाद उनकी ही मुझे याद आ रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद तौहीद साहब, अर्बन प्लानर, आपको लोग जानते हैं ऑन सोशल मीडिया। NED के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, विजिटिंग फैकल्टी एट IBA भी है, कराची अर्बन लैब्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तौहीद साहब, अब
ये एक बात हो रही है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, अब हर एक बंदा आ रहा है, शहबाज शरीफ भी आ रहा है, वज़ीर आज़म भी आएंगे, आर्मी स्टाफ भी आए हुए हैं, और सब जाहिर है कि यही बातें कर रहे हैं कि जी इस शहर को किसी तरह बेहतर करना है, शहर को किसी तरह बचाना है। जहाँ तक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ज़ाहिर है अभी तक वो एक प्रिपेयर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। प्लान्स तो पहले भी बहुत बने थे। 3 जो मेन पॉइंट्स जो कम अज़ कम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेज़ किए हैं वो ये है कि इंक्रोचमेंट्स जो वाटर चैनल्स पर हैं, फिर आपके सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और सीवरेज, जो दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं, और पानी की सप्लाई। मैं सिर्फ अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इंक्रोचमेंट से, क्योंकि अगर आप मैप देखें तो बड़ा आसान है कि जी इसको हटा दो, इसको गिरा दो, लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर लोग आबाद हैं, उनको भी किसी ना किसी ने तो परमिशन दी है, जिसने परमिशन दी है ज़ाहिर है उनसे तो किसी ने कुछ नहीं पूछना, और जो लोग रह रहे हैं शायद उनकी ही बस्तियाँ गिराई जाए। क्या किया जा सकता है, कितना मुश्किल काम है? देखिए, इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हम इंक्रोचमेंट की बात करते हैं वो 2 तरह की हैं। एक तो वो कच्ची आबादियाँ हैं, जो कि वो गरीब तबका जो इस वक्त शहर कराची में तकरीबन 60 से 60% के करीब कच्ची आबादी पर इस वक्त जो है शहर जो है कच्ची आबादी पर है। बाकी इसके अलावा दीगर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हैं। तो एक तो वो हैं जो प्योर कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं, जो एक दिन निकलते हैं तो कमाते हैं और अगले दिन का उनको पता नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ फिर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं जो कि बिल्डर एंड डेवलपर्स ने बनाई हैं नशीबी इलाकों में, नाले के दहाने पर भी हैं। कैपिटी हाउसिंग सोसाइटी भी नाले के दहाने पर है, सोल्जर बाज़ार में एक मार्केट और 2 बैंक भी हैं, मतलब यानी कि दोनों साइड हैं, ठीक है। अब हम जब ये बात करते हैं ना इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की, तो असल में हमारे यहाँ केस में होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। इस वक्त हम कराची अर्बन लैब के साथ में कराची सर्कुलर रेलवे के इर्द गिर्द जो 28 आबादियाँ हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो हमने ये हमारी जो फील्ड की फाइंडिंग आई वो ये आई कि लूप लाइन के साथ में जो डिग रोड से शुरू होकर वापस मच्छर कॉलोनी तक का एरिया आता है, इंक्लूडिंग नाजमाबाद, लियाकताबाद वगैरह, वहाँ पे जो गरीबों के घर थे ना वो तो गिरा दिए गए, लेकिन अगर कोई पेट्रोल पंप आ गया या ऐसी कोई और चीज़ आ गई, कोई बड़ी बिल्डिंग आ गई, उसको जो है वो छोड़ दिया गया। तो अब यहाँ सवाल ये है कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी वाज़ेह डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो अगर नाले वाले केस में भी ऐसा होता है तो ये तो एक समझ लें एक संगीन बहरान और संगीन सूरत हाल होगी, क्योंकि वही बात है कि वो तबका जो पहले ही जो है बहुत सारे मसाइल का शिकार है, ठीक है ना, उसको हम मजीद जो है और पीछे कर दें। अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है? जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे के मुतासरीन को चैरिटी के बेसिस पर एक दूसरी जो है रिसेटलमेंट दी गई थी, ऑल्दो कि वो रिसेटलमेंट भी कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन एटलीस्ट दे गॉट द लैंड टेन्योर, उनके पास ज़मीन मिल गई उनको अपनी, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन उसका देखिए ये एक रात में या एक महीने में नहीं हो सकता। इसका प्रॉपर सर्वे होगा और ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, फिर वापस हम वो कैपेसिटी ला सकते हैं जो गुज्जर नाले की हम एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी पे मैं आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की देखें, हर दफ़ा कोई प्लान बन जाता है, लेकिन आपने जो बात की सर्वे कि क्या हमें इदराक है कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और हमने क्या करना है, या हम फायर फाइटिंग करेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि फायर फाइटिंग होगी, क्योंकि देखें अभी मैं आपको बताऊं ना, ये फिर मैं वापस KCR के एग्जाम्पल पे आता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के ऑर्डर है वाजे, उसमें उन्होंने कहा था कि जिन आप लोगों को हटाएंगे कराची सर्कुलर रेलवे के इर्द गिर्द से, ठीक है ना, उनको आप मुतबादिल रिहाइश 1 साल के अंदर फराहम करेंगे, और वो 1 साल गुजर चुका है। लेकिन बात है ये तकरीबन 2019 की बात है, 2019 9 मई 2019 का जस्टिस गुलजार साहब का फैसला मौजूद है। उसमें उन्होंने बल्कि एक बड़ी प्यारी बात लिखी अथॉरिटीज़ को, जो उन्होंने कहा कि आप ये ना करें कि एक जगह से कच्ची आबादी उठाएं और किसी और जगह जाकर कच्ची आबादी बना दें, ये ना करें। आप प्लानर्स को लें, आप आर्किटेक्ट को लें और बाकायदा डिज़ाइन करें। कोर्ट के ऑर्डर है, देखिए कोर्ट से बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना हमारे यहाँ, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहा है, जो बना रहे हैं इदारे, कोर्ट से ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। अब क्या हुआ कि कोर्ट के ऑर्डर के उस पार्ट को छोड़ दिया गया, और अभी तक क्योंकि हमारा ताल्लुक कम्युनिटी से डायरेक्ट है, कम्युनिटी में से किसी एक शख्स को लूप में नहीं लिया गया। अर्बन रिसोर्स सेंटर इदारा जो है इस पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, उसमें से किसी को लूप में नहीं लिया गया। हम काम कर रहे हैं, यानी किसी एक को भी, एक स्टेक होल्डर को लूप में लेके पूछा जाए कि भाई कितना नुकसान हुआ था, कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, कितने बूढ़े थे, कितनी फैमिली थी, क्या था सिनेरियो, कुछ बताइए। हम रिसेटलमेंट प्लान करने जा रहे हैं और ये 1 साल बाद की कहानी बता रहे हैं। तो अब आप ये अंदाजा कर लेना कि हमारे सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। तो अगर हटा भी दिया जाता है तो
उसके बाद की सिचुएशन आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये तो मतलब हज़ारों में तादाद जाएगी घरों की, तो औरंगी नाला के साथ में मुकम्मल आपको एक तादाद मिलती है, यहाँ पे एक बड़ी तादाद मिलती है। और अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ पे आ गए तो आपका बिल्डर डेवलपर वाला तबका वो अलग मस्तना के मसाइल हो जाएंगे फिर। तो मतलब नज़ला गिरेगा तो गरीबों पे गिरेगा, बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि शुरू कहाँ से किया जाए, पहला स्टेप क्या हो अगर हमने कुछ इस शहर को बेहतर बनाना है? देखिए, इस शहर को बेहतर बनाने के लिए पहली चीज़ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अभी तक क्योंकि स्ट्रेटजी वाजे नहीं है, लेकिन एज एन अर्बन प्लानर हम समझते हैं जो तीनों लेयर हैं ना, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल, तीनों को लिए बगैर और फिर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको शामिल अगर नहीं करते, ये चारों लेयर अगर नहीं होती तो फिर इसका कामयाब होना जो है वो तो साहब आप मुझे कोई एक मिसाल दे सकते हैं, छोड़ दे कराची को, आप पूरी पाकिस्तान की तारीख निकाल लें जहाँ पर ये जो मॉडल, और बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ मॉडल यही होना चाहिए, मॉडल अगेन, कभी ये इम्प्लीमेंट हुआ है आपको कहीं नजर आया? ऐसी हमें कोई ऐसी बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिलती जहाँ पे हम ये कहें कि जनाब इतनी अच्छी इंटीग्रेशन, इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन वो नज़र आए। लेकिन हाँ, फिर भी पंजाब में, लाहौर में फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी जो है वो बेहतरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए अभी हम किस मसले में फंसे हुए हैं कि जी बारिश का पानी घरों में आ गया, ये वो। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया कि शहर कराची के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल का पानी नहीं है। अच्छा, अभी हम इससे हटें तो हमारा अगला स्टेप प्लानिंग के एस्पेक्ट से होना चाहिए कि जो स्टॉर्म वाटर है उसको हम कैसे जो है वो सेव करें, उसकी रेन हार्वेस्टिंग कैसे करें। अच्छा, लाहौर ने एक काम कर लिया, अंडर वाटर रिजर्वायर की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है ना। अब वो बना गए, वो क्यों बना गए? क्योंकि वहां पे लेयर टू लेयर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर आपस में एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन है कि जी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरी हुकूमत के साथ में मिल के बना लिया, ठीक है जी, प्रोविंस भी साथ में खड़ा है, और जी सिटी का जो भी स्ट्रक्चर है, बहरहाल वो इस तरह का तो नहीं बचा। कोऑर्डिनेशन तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ नफरत ही ना हो लेयर्स के बीच में तो ये तो भी काफी है। लेकिन जब जमीन का मसला होता है तो ये नफरतें पैदा की जाती हैं, पैदा की भी जाती हैं और कुछ पहले से भी होती हैं। खैर बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये भी बात करेंगे कि वसाइल का रोना रोया जाता है कि वसाइल नहीं है, क्या ऐसा ही है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में कराची के बारे में कि उसका तकाबली जायज़ा हमारे माहिर जो हैं मोहम्मद तौसीफ अर्बन प्लानर, उन्होंने किया। वसत को उस पर कुछ कहना है, वसत फरमाइए। हाँ, ये तौसीफ साहब और ज़रार साहब, आप पिछले सेगमेंट में पूछ रहे थे कि कोई ऐसी मिसाल के तमाम जो फरीक हैं, विफाक या सूबा और बल्दियात एक पेज पे हों और इस तरह का मॉडल हो। किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जैसे लाहौर है या पेशावर है या कोयटा, इस लेवल के जो शहर हैं उसमें सूबे में भी जिस जमात की हुकूमत होती है, बल्दिया में भी उमूमन उसी का होता है, कोई उसमें हम डायकॉट भी नहीं देखते। लेकिन कराची की जो सिचुएशन है वो एथनिकली, सोशली, रेशियली और पॉलिटिकली इसको हम किसी और शहर से पाकिस्तान के कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहाँ एक लेयर MQM के पास है, दूसरी लेयर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तीसरी लेयर PTI के पास है। यहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं उनके बाद डोमिनेटिंग जो है वो पंजाबी और पश्तून जो है सेगमेंट है। बाकी पाकिस्तान की कौमियतें हैं। पाकिस्तान के किसी और शहर में जितने गैर मुल्की यहाँ बसते हैं आप लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में तस्वुर नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आप अफगान रेफ्यूजीज की मिसाल मुझे देना शुरू कर दें। तो इस लिहाज से ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, इसका कोई यूनिक हल निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि जी हम लाहौर का या दूसरा किसी शहर के स्ट्रेट जैकेट मॉडल जो है कराची के लिए इस्तेमाल करें। कराची की अपनी जैकेट सिलेगी, जब भी सिलेगी। करीब तरीन अगर मुझे मिसाल जो इस वक्त जहन में आती है, सुनिए, करीब तरीन जो मिसाल इस वक्त मेरे जहन में आ रही है वो है बॉम्बे, जहां पूरे इंडिया की नेशनलिटीज हैं। और दूसरी जो मिसाल है वो मगरिब की है, वो है लंदन,
जहां पूरी दुनिया की 100 से ज्यादा नेशनलिटीज रहती हैं। तो इन दोनों के बीच में से इनका मुताला करने के बाद हमें कराची की बीमारियां जो हैं उनका एक यूनिक हल तलाश करना पड़ेगा। किसी और जगह से हम पाकिस्तान में कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं कंपैरिजन कर रहा था इन द सेंस के प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपसे एक सवाल है कि आपको ये जैकेट सिलती हुई नजर आ रही है? जी वो सर, मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे तो इस वक्त उसका कपड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। सही बात है। ये फीता भी नहीं है अभी शायद। हाँ, अच्छा, पीको तो दूर की बात। तो ये बताइए कि हर जिसके पास जाएं, जिस इदारे के पास जाएं, वो और जितना ये सीरियस मसला है, हाँ, जितना ये सीरियस मसला है और जितना डिसीजन मेकिंग नॉन सीरियस है, मैं तो बहुत पेसिमिस्ट हूँ। इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ अभी। तौहीद साहब ये बताइए कि जिस इदारे के पास जाएं, जिस स्ट्रक्चर या चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे बल्दियाती इदारे हों, चाहे वफाकी हुकूमत हो, हर कोई कहता है कि वसाइल नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के पास क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये बल्दियाती इदारों की पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमने अपने इसी प्रोजेक्ट के दौरान में, क्योंकि केएमसी ने शहर कराची में तकरीबन 11,000 से ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस जो है वो डिमोलिश किए, और एक जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी जी वो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ, और जो इनफॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं है वो बहरहाल हुआ। तो उस सिलसिले में कराची अर्बन लैब के ही हवाले पे हमने केएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत की। तो उन्होंने अच्छा, उसमें फिर जब बात करते हैं तो शहर कराची की मुख्तलिफ हवालों पे, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि उन्होंने कहा जी हमारे पास पूरे केएमसी के पास कि अच्छा, ये केएमसी की जिम्मेदारी है कि बरसाती नालों की सफाई वगैरह ये सब केएमसी करेगी, और रोड वगैरह पे जो पानी होगा, जो केएमसी की जुरिसडिक्शन है जो कि 33% है कराची का, वहाँ पे जो रोड वगैरह पे पानी होगा उसकी नकासी का इंतजाम भी केएमसी की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो एक बड़ी हैरत अंगेज बात उन्होंने बताई, वो कहते हैं कि जी हमारे पास सिर्फ 12 डिवाटरिंग प्लांट हैं पूरे शहर के लिए, जबकि एक यूसी के लिए दो दरकार है हमें। क्या बात। अब 200 से ज्यादा यूसी हैं, यानी कि 400 से ज्यादा चाहिए और ठीक है ना, और है 12 सिर्फ 12 है, जिसमें से मुझे एक नजर आता है अक्सर, क्योंकि शारा फैसल पे मेरी रिहाइश जो है एयरपोर्ट के पास है, तो एयरपोर्ट से थोड़ा पहले जो है वो पेट्रोल पंप के साथ में अक्सर एक जो है वो नाता खान के ब्रिज के बाद मुझे एक नज़र आता है, जो कि केएमसी का जो है वो वाटरिंग प्लांट एक वहाँ लगा होता है, 11 कहीं और इस्तेमाल हो रहे होते होंगे, कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन इतना बड़ा शहर है, आप शहर की औसत का अंदाज़ा करें, और 12 डिवाटरिंग प्लांट, आप मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें जी। बस मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कहना मुश्किल होगा कि कपड़ा तो दूर की बात, हमने तो धागा भी नहीं अभी तक अरेंज किया है ना यार। एक वक्फा ले लेते हैं। बनियान में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जैकेट बनाएंगे। एक वक्त जी, अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कराची में बड़ों की बैठक होगी। आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं, इमरान खान भी आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनेगा। लेकिन नज़ला गिरेगा गरीबों पर, तौहीद भाई? जी, नज़र तो ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के सर्किल से खबरें आ रही हैं कि गुज्जर नाले के इर्द गिर्द के लोगों को कोई अनाउंसमेंट ऐलानात किए जा रहे हैं, वर्बल ऐसे ही कि जी सुबह तक हम यहाँ पे जो है वो मिसमारी और बेदखली का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो जैसा मैंने शुरू में बात की थी आपके साथ में कि देखिए, डिस्क्रिमिनेटिव अगर डेमोलिशन होती हैं तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। नुकसान तो दोनों सूरतों में हैं। तो रिसेटलमेंट पॉलिसी भी बनाई जा सकती है, दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं, जो प्लानिंग के दूसरे एस्पेक्ट हैं उसको भी सामने रखा जा सकता है। लेकिन वो ये कि मज़ा नहीं आता ना यार, क्योंकि फिर आप फुर्तियाँ नहीं दिखा सकते। देखिए, अब अगेन आपको फौरी तौर पे कुछ करके दिखाना है। जैसे आपने कहा था कि बड़े आ रहे हैं सर, तो जब बड़े आ रहे होते हैं आपके घर में तो आपको जल्दी से सफाई करनी होती है। अब बेशक आप एक कमरे के कचरे को लेके आप दूसरे कमरे में डाल दें, या मतलब कालीन के नीचे डाल दें, और वो सफाई ना हुई, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो फिर दोबारा वही कचरा वापस आ जाएगा। यही बात है। और मैं वाज़ेह कर लें कि अभी जो तौहीद साहब बात कर रहे थे, ये अभी तक बातें सोशल मीडिया तक महदूद है, इन द सेंस कि अभी कराची इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वगैरह से हमें इसकी तस्दीक नहीं हुई कि वाकई ये हो रहा है, लेकिन मैं बेट कर सकता हूँ कि ये हो ही रहा है। और
अगेन अगर ओवरनाइट आप कर रहे हैं, अच्छा बिल्कुल, अब जब इसके खिलाफ बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कहेंगे कि यार आप खुद ही तो कह रहे हैं कि यार ये आपको करना ज़रूरी है, लेकिन करना भी कई भी एक तरीका होता है। और जैसे आप कह रहे थे ना तौहीद साहब कि अगर हमने ये देखा, और लाजिम है कि हम यही देखेंगे कि गरीबों की बस्तियाँ गिराई जाएंगी, लेकिन जो बड़े बिल्डर हैं जिनके मतलब वॉलेट में 10-15 करोड़ रुपए होते हैं, हाँ, उनको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, उनका नंबर देखें, अगर वाकई कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो उनका नंबर फिर बहुत आखिर में आएगा, और हो सकता है दरमियानी में कोई फेज़ रिसेटलमेंट का आ चुका हो जब तक, लेकिन शुरू में जिसका लॉस हो चुका होगा ना, वो शायद कंसिडरेशन में ना आए। क्योंकि देखिए, अभी मैं बताऊं, अभी ये बातें चल रही हैं कि जी जो बारिश में जो लॉस, फ्लडिंग की वजह से जो लॉसेस हुए हैं उनको शायद किसी लेवल पे कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन देखिए, जो प्राइवेट लॉस हुए हैं, आपके घर में जो पानी खड़ा हुआ है, मेरे घर में अगर पानी खड़ा हुआ है, और उससे जो नुकसान हुआ है, जो प्योर प्राइवेट लॉस है, वो तो इंडिविजुअल नहीं भरना है ना। यहाँ सवाल ये आ जाता है। अच्छा, भरने की बात पर अब एक बार फिर आ जाते हैं वसाइल पे, जो आपने पॉइंट रेज किया है। क्या ये नामुमकिन है कि हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट्स इतने मसाइल रेज कर सकें? क्या लोकल टैक्सेशन अगर हम करें या ऐसे कुछ करें तो क्या ये फंड्स जनरेट नहीं हो सकते? देखिए, बल्दियाती इदारों के पास तो अभी ये इस्तेदाद बची ही नहीं ना कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उसको कुछ हद तक यानी कि इतना रखा जाए, जैसे वो पहले लैंड पे टैक्स कलेक्ट करते थे, दीगर चीज़ें थी, वो सब अब SBCA के पास है, जो KBCA के अंडर में था, और ये इदारा शहरी हुकूमत के अंडर में था। मतलब वो एक सारी चीज़ें जो है वो इस अंदाज में रिवर्ट बैक हो गई ना। यानी हम देखते हैं कि 2001 में से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो था वो बिल्कुल अलग शक्ल थी, 13 में जो है वो बिल्कुल ही अलग शक्ल है। तो जब देखिए, यहाँ पे जो है ना मसला बैलेंस का, अब हम बात कर रहे हैं ना, ये रिसोर्सेज सब हो सकती हैं, बेहतरीन मैनेज हो सकती हैं, बैलेंस में किया जाए। जो सूबे की जिम्मेदारी है वो सूबे के पास ही रहें, और जो बल्दिया की प्योर बल्दिया की जो जिम्मेदारी है वो बल्दिया के पास हो, तो कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन बैलेंस, फिर वो इसी तरह फंड्स, रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें बैलेंस के साथ तो चल सकती हैं। हम तीनों में पैसे बांटना है, मैं सारे पैसे लेके बैठ जाऊं तो फिर आप जाहिर है, तो फिर मुश्किल है। तो क्या आपके ख्याल में ओवरऑल बजटिंग पे कभी आपने काम किया कि कराची का जो बजट है वो तो 48 अरब है, जो कि किसी भी वर्ल्ड कैपिटल या कोई मेगा सिटी से मेरे ख्याल में उनके सामने पीनट्स है, तो किस तरीके से रेज हो सकता है? देखिए, फिर वही बात है कि रेस तो फिर वो फेडरल की तरफ देखा जाता है, दीगर चीज़ें हैं। और हम पिछले 2 साल में मैं अक्सर सुनता रहा हूँ जी कराची के लिए एक बड़ा पैकेज, मतलब ये सुना है, ये मीडिया पे आता है कि जी बड़ा पैकेज, बड़ा पैकेज, वो बड़ा पैकेज मतलब पैकेट गिर नहीं रहा कराची में आके, आ नहीं रहा। फिर वो पैकेज नहीं है, वो एक पैकेट है जिसमें से घूसा निकलता है, अगर आप खोलें तो जैक इन द बॉक्स वाला पैकेट नहीं होता था वो वाला, तो बेहतर है कि शायद ना ही खोलें। क्योंकि देखिए, बज़ाहिर जो एक प्रॉपर चैनल है उससे तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें कोई, चले वो पैकेज ही आ जाए। मतलब कि लाइन में तो पैकेज नहीं आ रहा, पानी की तकर से ही भेज देते हैं। सही है, तो एक कराची की मिसाल दे रहा हूँ मैं, कैसे ही चलता है। चलें, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास भी मज़ीद कुछ कहने के लिए नहीं है, लिहाजा इजाज़त लेते हैं और कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।